शपथ। शिवानी। पीछे से आकर उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ धरा और मैं चौंक कर मुड़ी। एक पल के लिए मैं उसे देखती रह गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो हंसी। वाह जी वाह, हमने तो तुम्हारी पीठ देखकर ही पहचान लिया, और तुम हमारा चेहरा देखकर भी नहीं पहचान पाई। ओह शुभ्रा, पर कितनी बदल गई हो तुम, मैंने कहा। वो क्या 20 वर्ष पूर्व की शुभ्रा थी। तब का गोल गोल आनंदी चेहरा लंबोतरा होकर और भी आकर्षक बन गया था। सुघड़ जूड़े में मंडित घने केशपाश की गरिमा क्षीण होने से ही संभवतः उसने काट छाट कर यत्न से टीस कर दिया गया हो। उन अधरों की स्वाभाविक लालिमा को मैंने बहुत निकट से देखा था। उन्हें निरंतर रंगकर ही क्या स्वामिनी ने ऐसा धूमिल बना दिया था। सूखे पपड़ी पड़े कलांत अधरों पर अवसन्न स्मित की रेखा सहसा उज्जवल हो उठी। यहाँ बड़ी भीड़ है, चलना, कार में चलकर बैठे। और मैं कुछ कहती इससे पूर्व वो मुझे अनेक कारों की पंक्ति में भी विशिष्ट रूप से चमकती अपनी काली लंबी गाड़ी में खींचकर ले आई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू यहाँ मिल जाएगी। कार की हल्की रोशनी जलाकर वो मुझसे सट गई। अपनी क्षीण कटी के कौमार्य को वो निश्चय ही मुट्ठी में बांधकर सेंधती आई थी, पर फिगर को जकड़े रहने पर भी संस्कृति जैसे उसकी पकड़ से छूटकर बहुत दूर छिटक गई थी। पट्टी से ब्लाउज पर बड़ी उदासीनता से पड़ा उसकी पारदर्शी साड़ी का आंचल। उंगलियों पर हीरे की वर्तुलाकार जगमगाती अंगूठी से उज्जवल हो उठी। निकोटीन के इतिहास की निर्लज्ज कालिमा और आंखों के नीचे रात्रि जागरण से उभरी काली झाई, जिसे उसका मस्करा कौशल भी नहीं छुपा सका था। आखिरी बार कब मिले थे, उसने पूछा। 20 वर्ष पूर्व, मैंने कहा। जब तूने हमारी वार्डन को अपनी अपूर्व अभिनय से पसीना पसीना कर दिया था। वो जोर से हंसी और उसी परिचित हास्य धारा ने हम दोनों के भूले बिसरी कौशल को खींच कर एक बार फिर से सामने खड़ा कर दिया। शुभ्रा हमारे हॉस्टल की सबसे आनंदी लड़की थी। उसके परिहास रसिक चित्त ने उससे पूरे आश्रम का क्रेज बना दिया था। ऐसे ऐसे मजाक करेगी कि सब हंसते हंसते दोहरे हो जाएंगे, पर स्वयं ऐसी सूरत बनाए बैठ जाएगी जैसे कुछ जानती ही ना हो। उस 1 अप्रैल को पूरी छात्रावास में हवा की भांति ये समाचार फैल गया था कि सुंदर शुभ्रा को गर्दन तोड़ ज्वर हो गया है। 2 ही दिन पूर्व इसी विषम ज्वर ने छात्रावास की एक प्रतिभाशालिनी छात्रा के प्राण लिए थे। प्राणांतक सिर दर्द में इधर उधर सिर पटकती जूती दी की भांति शुभ्रा भी तड़पती, सिर फेंकती दम तोड़ने लगी थी। उसके उस परिहास का रहस्य सीमित था केवल हम दोनों तक। कैसी शोक जन्मजात अभिनेत्री थी वो। जब हम शान जूती दी की मृत्युशैया के पास विवश खड़ी सिसक रही थी, तब क्या वो अभागी 3 दिन बाद के अभिनय का मूक रिहर्सल कंठस्थ कर रही होगी। अब वार्डन उसके घर तो तार भरने भागी। रिपीट।
जब वार्डन उसके घर को तार करने भागी, तभी वो हंसती हंसती उठ बैठी थी। दूसरे ही दिन मैं अपने पिता की बीमारी का तार पाकर चली गई और फिर कभी उससे नहीं मिल पाई। बीच में वो पत्र लिखती रहती और उसके पत्रों की भी उसी की भांति बोटी बोटी फटती थी। उसी एक पत्र ने मुझे उसके विवाह का समाचार भी दिया था। उसकी समृद्ध प्रतिष्ठित परिवार की बड़ी बहू काली ने ही विचित्र परिस्थितियों में उसे अपने उस छोटे देवर के लिए पसंद कर लिया था, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े परिवारों से रिश्ते चले आ रहे थे। अप्पा साहिब की हवेली के अमरूदों की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उसने लिखा था कि उस बगिया के अमरूदों से मीठा उस गधे का छोटा पुत्र है। ये खूब अच्छी तरह जानती थी, पर जिन अंगूरों को विवश बाद में खट्टा कहना पड़े, उन पर नमकने की पूछता भला मैं कभी क्यों करती थी। मैं जानती थी कि मैं एक अध्यापक की पुत्री हूँ। अप्पा साहब की बड़ी बहू कालिंदी थी, स्वयं एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या, और मंजली बहू के पिता थे चीफ जस्टिस। अब तू ही बता, मेरी क्या बिसात थी जो उस ग्रह की बहू बनने के सपने देखती। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मैं केवल अमरूद चुराने गई थी, उस ग्रह के पुत्र को चुराने की बदनीयत से नहीं। मैं जानती थी कि सास ससुर विहीन उस विराट साम्राज्य की एक छत्र स्वामिनी कालिंदी भाभी अत्यंत उग्र स्वभाव की हैं, और उन अलभ्य किसी किशोरी की से गुलाबी गालों वाले इलाहाबादी अमरूदों का एक एक बेटा उन्हीं के हाथों सवरा सजा है। यही नहीं, एक एक दाने पर उनकी सील लगी रहती है, और पकने पर अपने ही ऊंचे तबके के इष्ट मित्रों के यहाँ वो गिन गिन कर डालियां भेजती हैं, वो भी ऐसे जैसे अमरूद नहीं अशरफियां लुट रही हों। सोमवार को वो नित्य 8 बजे अपनी देवरानी मालिनी को लेकर गृह के इष्ट शिव की पूजन को जाती हैं। ये मैं जानती थी। माली खाट पर बेसुध पड़ा सो रहा था, ये भी मैंने अपनी खिड़की से देख लिया था। लाल गुलाबी फलों से लदे पेड़ की डाल मैंने लपक कर खींची और मन भरकर अमरूद खाए। आधा अमरूद कुतरती मैं अपने पैर में चुभ गए कांटे को निकाल ही रही थी कि कालिंदी भाभी अपने पति, दोनों देवर और देवरानी के साथ कार से उतर सीधी मेरे सामने आ खड़ी हुई। अब समझ में आया कि 10 नंबर के पेड़ के 17 दाने उस दिन कौन ले गया। यही बाबूराम मास्टर की भुखमरी कंगली रही होगी। मेरे जीव में आया, मैं उसी क्षण उस अहंकारी महिला के पटांबर परिधानों को चीर कर धज्जियां उड़ा दूं। ये ठीक था कि मेरे पिता अध्यापक थे, किंतु उन 3 सुदर्शन पुरुषों के सम्मुख मेरे दरिद्र कुल की ऐसी निर्लज व्याख्या करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। बता छोकरी, तो अमरूद चुराने यहाँ क्यों आई? कालिंदी भाभी तरह खड़ी हो गई।
आज्ञा में नहीं है, मैंने कहा, और उनके रौबदार तमतमाए चेहरे को बड़ी अवज्ञा की दृष्टि से देखती मैं हंसने लगी। मेरे इस अभद्र प्रहार से बेचारी तिलमिला गई। मुझे मारने को ही शायद उनकी पुष्टभुजा हवा में उठी। एक पीछे से खड़े उनके पति ने अपनी रूष्टा चामुंडा को थाम लिया। जाने दो ना कालिंदी, इतने अमरूद तो लदे हैं, एक आध खा भी लिया तो कौन सा अंधेर हो गया। मैं चुपचाप खिसक आई, पर पता नहीं कालिंदी भाभी ने कैसा शाप दिया कि उसी रात को मुझे तेज ज्वर आ गया। 5वें दिन भी जब ज्वर नहीं उतरा तो पिताजी मुझे मौसी के पास बरेली पहुंचाए। वहीं मुझे एक दिन कालिंदी भाभी का मधुर प्रस्ताव दूसरे सन्नीपात ज्वर की बेहोशी में खींच ले गया। उसी 18 अप्रैल को मेरा विवाह है, तू आएगी ना? पर शुभ्रा के विवाह में मैं जा नहीं सकी। धीरे धीरे उसके पत्र भी आने बंद हो गए। ससुर गृह की प्रभुता के मद ने ही शायद उसे विस्मृति के अंधकार पूर्ण कक्ष में मूंद दिया था, और अचानक वो इतने वर्षों बाद मिली। क्यों शुभ्रा? मैंने पूछा। अब भी 1 अप्रैल को अपने विलक्षण परिहास रसिक चित्त का परिचय ससुराल वालों को देती हो क्या? एकाएक उसका चेहरा फक पड़ गया। सक पकाकर उसने इधर उधर देखा, फिर जोर से हाथ पकड़ लिया। उन सुंदर आयत नयनों की सजल स्निग्धता सहसा 2 बूंद बन मेरे हाथों को भिगो गई। सबसे बड़ा मजाक मैं कर चुकी हूं। अच्छा हुआ तू मिल गई, जल्दी जल्दी कह ही डालूं। अच्युत आते होंगे और साथ में वही होगी, फिर क्या वो मुझे बोलने देगी? ऐसे मेरा मुंह ढांक कर देगी। पसीने से तर कांपती सफेद हथेली शुभ्रा ने आगे बढ़ाई और जोर से मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरा दम सा घुटने लगा। विवाह होते ही मैं समझ गई कि कालिंदी भाभी मुझे जानबूझकर ही मध्यम वर्गीय परिवार से इसलिए लाई थी जिससे मैं जीवन भर उनका रौब मानती रहूं। मातृहीन देवर को उन्होंने पुत्रवत पाला था। कहीं ऊंचे गृह की कन्या लाई तो मंझले देवर की भांति अपनी बहू के अंगूठे तले दबा मर्द बना, वो भी ना हाथ से निकल जाए। प्रत्येक वर्ष 2 माह की छुट्टियां हमें उन्हीं के साथ मनानी होती हैं। यही नहीं, उनका आदेश उचित के लिए एक कानून की अमिट रेखा थी। संतानहीना कालिंदी भाभी का स्वभाव दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा था। उनका प्रत्येक वाक्य मुझे बार बार स्मरण दिलाता रहता कि आज जो मैं इतने बड़े अफसर की पत्नी हूं, उसका श्रेय मेरे भाग्य को नहीं, स्वयं उन्हीं के औदार्य को जाता है। 2 गज की दूरी पर महका था, किंतु मुझे 10 वर्ष के पुत्र की मां बनने पर भी इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि अपने अंधे वृद्ध विदुर पिता के पास एक रात भी बिता लूं। रात रात तक उनकी ब्रजलीला चलती और मुझे कई बार कॉफी बनाने की हाँक लगती। कभी कभी तो सबकी उपस्थिति में वो मुझे बुरी तरह अपमानित कर देती। इतने साल हो गए शुभ्रा, पर ढंग से कांटा चम्मच पकड़ना भी नहीं सीख पाई। मैं मन ही मन उबल उठती। अपनी संपत्ति
संपत्ति का लाख घमंड करे कालिंदी भाभी, घर की बहुओं में मेरा ही पलड़ा सबसे भारी था। भारी चुंबक की स्वाभाविकता से एक दिन मेरा ही पुत्र अप्पा साहब की संपत्ति को खींच लेगा। मालिनी भाभी के एक ही पुत्री थी, उसे भी पोलियो ने पंगु बना दिया था। वैसे इसी बीच कालिंदी भाभी एक और मूर्खता कर बैठी थी। जेठ जी के एक साले जिलाधीश थे। उन्होंने किसी अनाथालय में एक सुंदरी अनाथ बालिका देखकर कालिंदी भाभी को फोन कर दिया था। तुमने कभी कहा था कि तुम किसी अनाथ बालिका को गोद लेना चाहती हो, क्या इस बच्ची को लेना चाहोगी? स्वयं जेठ जी ने उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। पता नहीं किसकी लड़की है, विवाह के समय 50 समस्याएं खड़ी होंगी, फिर पराई संतान बटोरने में तुम्हें क्या पड़ी है? क्या शुभ्रा का बेटा मालिनी की बेटी हमारी संतान नहीं है? किंतु कालिंदी भाभी का बढ़ता रक्तचाप ही उनका ब्रह्मास्त्र था। उसी के प्रयोग से उन्होंने अपनी उस बचकानी जिद को भी पूरा करा लिया था। लड़की वास्तव में सुंदर थी। भूरे बाल, बहुत गोरा रंग और मछली सी तिरछी आंखें। कुछ दिनों तक वो अपने परिचित परिवेश के पश्चात हमारे गृह के वैभव को देखकर सहम सी गई थी, पर फिर उसके स्वभाव की चंचलता स्पष्ट हो उठी। 4 ही दिन में कालिंदी भाभी ने उस पर जादू की किसी छड़ी फेर दी थी। नए ढंग से कटे केश, एक से एक सुंदर फ्रॉक और शिफ्ट में वो अब पहचानी ही नहीं जाती थी। एक दिन अच्युत ने कालिंदी भाभी को छेड़ दिया। एकदम एंग्लो इंडियन लगती है तुम्हारी इला, देख लेना भाभी। बड़ी होने पर एक दिन अप्पा साहब की सारी संपत्ति लेकर किसी दोगले इंजन ड्राइवर के साथ भाग जाएगी। भागेगी क्यों? गंभीर स्वर में भाभी ने कहा था। घर का सोना घर में ही रहेगा, इसे तो तुम्हारी बहू बनाने तो लाई हूं। छी भाभी, मैंने तड़प कर कहा था। ऐसा रिश्ता सुनने में भी पाप लगता है। चचेरे भाई बहन का विवाह होता है कहीं? कैसे भाई बहन? मूर्ख कहीं की, कालिंदी भाभी बोली। इसीलिए तो किसी अबोध लड़की को मैंने गोद नहीं लिया। वो खूब समझती है कि इस हवेली से उसके रक्त मांस का कोई रिश्ता नहीं है। फिर तो वो जैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। कभी अतुल से कहती, जा अपनी बहू से खेल। कभी मुझे कहती, शुभ्रा अपनी बहू को देख जरा, ठीक तेरी जैसी अमरूद चुराकर कुतर रही है। मैं मन ही मन बौखला उठती। इला अभी से ही इतनी सुंदर थी, फिर भविष्य की उस सुलक्षण स्वयं दूती के एक एक लक्षण मुझे सहमाने लगे थे। बचपन से ही ऐसी पकी बातें सुनकर क्या ये संभव नहीं था कि पाल के पकाए गए पपीते की भांति मेरा अबोध पुत्र भी अकाल परिपक्व हो उठे। अतुल की अपनी सगी चचेरी बहन से कोई लगाव नहीं था, किंतु इला के बिना उसका एक पल भी जैसे सार्थक नहीं रहता। एक तो वो दुस्साहसी दस्यु कन्या पेड़ पर जंगली बिल्ली की फुर्ती से चढ़ सकती थी। रिपीट, पेड़ पर जंगली बिल्ली की फुर्ती से चढ़ सकती थी। उसके मित्रों के साथ क्रिकेट खेलती थी। लड़कों के प्रत्येक खेल में उसकी रुचि थी और लड़कियों के खेल से थी
और अरुचि। व्हील चेयर पर अवश बैठी मालिनी भाभी की बेटी अंजना अपनी सुंदर गुड़िया का उत्कोच देने पर भी जिसे अपनी सहेली नहीं बना पाई थी, वो मेरे बेटे की अंतरंग बाल्य सहचरी बन उठी थी। एक दिन कालिंदी भाभी ने खाने के मेज पर मुझे फिर छेड़ दिया। छोटी, कभी कभी तो इलाके की शक्ल तुझसे इतनी मिलती है कि लगता है तेरी ही बिटिया है। इस बार वो झूठ नहीं बोल रही थी। उस अज्ञात कुल की अवैध बालिका के चेहरे की मेरे चेहरे से सचमुच आश्चर्यजनक समानता थी। अपने बचपन की तस्वीरों में से मैंने उसका मिलान कर मैं स्वयं दंग रह गई थी। उस 31 मार्च को प्रकृति भी मेरी परिहास योजना में स्वयं ही रस ले उठी। मुझे कालिंदी भाभी की व्यंग्योक्ति उसी क्षण उकसा उठी। क्यों ना अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनका मत्सर बाण उन्हीं की ओर मोड़ दूं। फिर उसी दिन मालिनी भाभी भी मुझे जोश दिला गई थी। क्यों री शुभ्रा, पिछली 1 अप्रैल को हमें तो रुला चुकी है। इस बार बड़ी भाभी को भी रुला दे तो हम भी मान जाए। पिछली 1 अप्रैल को मैंने मालिनी भाभी की माँ की बीमारी का झूठा तार भेज उन्हें बिस्तर बंधवा स्टेशन भी भेज दिया था। कालिंदी भाभी ने मुझे बाद में चीर कर धर दिया था। ये भी कैसा मजाक है छोटी। पर दोष मेरा नहीं था। रूप और वैभव के गर्व में फूली मालिनी भाभी इधर गैस के गुब्बारे सी पकड़ में ही नहीं आती थी। एक दिन बोली थी, हमें कभी कोई बुद्धू नहीं बना सकता। इतनी 1 अप्रैलें आई हैं और गई। मजाल जो किसी को कंधे पर भी हाथ धरने दिया हो हमने। बस तीसरे ही दिन मैंने उनके कंधे पर हाथ ही नहीं धरे, उन्हें झकझोर भी दिया। इसी से जब उन्होंने मुझे दोबारा ललकारा था तो मैंने हंसकर कहा, अच्छा भाभी, इस बात भी मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। और उसी क्षण मेरे और तुम्हारे मस्तिष्क में मेरी कुंडली हो जाए बिजली बनकर कौन गई। वर्षों से संचित हृदय की अव्यक्त कुंठन प्रतिशोध मेरे परिवार से साथियां लेती खड़ी हो गई। 1 अप्रैल की वो सुबह किसी किशोरी के अक्षर कुमारोज्ज्वल स्मित सी ही स्निग्ध थी। सोमवार को भाभी हम दोनों के रानी के साथ हवेली के शिवालय में जाती थी। फिर उस दिन पार्थिव पूजन था। नहा धोकर 8 बजे तैयार रहने का आदेश हमें मिल चुका था। कभी हमारे ससुर के अंतरंग मित्र स्वयं जगत गुरु ने उस शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग की महिमा का इतिहास भी विशद था। कैसे उसके स्थापित होते ही अप्पा साहिब को सट्टे में अप्रत्याशित लाभ हुआ था और गृह के 2 पुत्र एक साथ सिविल सर्विस में निकल गए थे। ये सब मैं सुन चुकी थी। गृह कले के छोटे मोटे मुकदमे भी
बम बोले के उस अपूर्व न्यायालय में ही निपटाए जाते। शिवालय में ली गई झूठी शपथ तत्काल उस उग्र देवता का अभिशाप बनकर अभियुक्त के सिर पर मत तांडव कर उठती। कालिंदी भाभी, आज मैं आपके साथ अकेली ही चलूंगी, मैंने कहा। क्यों? भाभी गर्जी, मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है, मैंने कहा। कौन सी ऐसी बात है जो तुम माली के सामने नहीं कर सकती? वैशाख का पहला सोमवार है, उसे भी चलना होगा। नहीं भाभी, अपने स्वर की दृढ़ता से मैं स्वयं ही चौंक उठी। वैशाख का पहला सोमवार है, इसी से चाहती हूं कि आज की पुण्यतिथि में आपकी और भोलानाथ की पावन उपस्थिति में मैं अपना पाप स्वीकार कर लूं। मेरे अस्वाभाविक रूंधे कंठ स्वर की नम्रता ने भाभी को शायद उलझन में डाल दिया। मालिनी, उन्होंने मालिनी भाभी को बुलाकर कहा, आज तुम घर पर ही रहो, पार्थिव पूजन में शायद कुछ देर लगेगी। सोचती हूं एक आवृत्ति रुद्री पाठ भी करवा ही लूं। इतनी देर तक तुम्हारी लड़की का अकेला रहना ठीक नहीं। मैं प्रसाद आरती के लिए तुम्हें बुलवा लूंगी। मालिनी भाभी ने आश्चर्य से मुझे देखा और मेरी मूक दृष्टि की कौतुकपूर्ण चावनी से शायद समझ भी गई कि परिहास रंगमंच पर मेरे प्रहसन नाटक के अदृश्य सूत्रधार नटी अवतरित हो चुके हैं। शिवालय के शीतल फर्श पर 3 कुशासन बिछाकर पुजारी ब्रह्मदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, मंजली बहू जी नहीं आई? उन्होंने पूछा। नहीं, उसे घर का काम सौंपाई हूं, आरती के समय बुला लूंगी, भाभी बोली। विधि विधान से हमने पूजन किया। गोबर, मिट्टी और चावल के 1100 नन्हे शिवलिंगों को दुग्ध धवल थार से सिक्त कर धरा पर लोट पोट कालिंदी की भाभी क्या मांग रही हैं, ये मैं जान गई। न जाने कितनी व्यर्थ औषधियों, शल्य क्रिया, गंडे तावीजों से लदा उनका फलहीन प्रौढ़ तरुवर सूखी और मुरझाई पीली पत्तियों के साथ साथ स्वयं भी सूखने लगा था। किंतु अपनी वयस के 45वें वर्ष में भी उन्होंने फल की आशा नहीं त्यागी थी। आरती के लिए मालिनी भी आकर न जाने कब हमारे पीछे बैठ गई थी। आरती हुई। पंडित जी ने अभिषेक की शीतल बूंदों से हमें भिगोया, फिर ओठों से विचित्र ध्वनि संगीत प्रस्तुत कर पूजन के लिए आवाहन कर निमंत्रित किए शिवाजी को विदा किया। तो भाभी बोली, पंडित जी, आप मंजली के साथ हवेली चल भोजन पाए। हम दोनों थोड़ी देर स्वयं ही एक आवृत्ति पाठ कराएंगे। मालिनी भाभी ने जोर से मुझे चिकोटी भरी, जैसे एक आवृत्ति पाठ की मिथ्या घोषणा के पीछे छिपा रहस्य समझ गई हो। चलते चलते भाभी की नजर बच्चा मेरे कान के पास आकर फुसफुसा ही उन दोनों के जाते ही कालिंदी भाभी मेरी ओर मुड़ी। क्यों, क्या कहना है तुम्हें छोटी? कुछ पलों के लिए मैं हवा में हिलती, दीप शिक्का को देखती ही रहती। अगरबत्ती की सुगंधी अवसन धूम्र रेखा के बीच कैसा दिव्य सन्नाटा था। भव्य शिवलिंग पर लगा गोरोचन, अगरू कुमकुम का तिलक और इधर उधर बिखरे शिव नामांकित
अरे बिल्लफ, मुझे सहसा अपनी अल्पज्ञता डंके दे उठी। ऐसे पवित्र दीवारें में अपना ओछा प्रयास कर पाऊंगी। जी ले आया हंसकर सब कुछ उन्हें बता दूं, पर दूसरे ही क्षण अपनी गर्वीली मंजिल झाड़ने की चुनौती का स्मरण हो पाया और मैं फिर डर गई। आपसे जो मैंने भाई बहन के रिश्ते की बात कही थी वो एकदम सच है भाभी, मैंने कहा। कैसे सच हो सकती है छोटी? तू जानती है कि दोनों में रक्त मांस का कोई भी रिश्ता नहीं है। उनका स्वर मंदिर के दमामे सा गूंज उठा। वही कहने तो आई हूँ भाभी, इला मेरी बेटी है। कालिंदी भाभी ने चौंक कर मुझे देखा। क्या तेरा दिमाग फिर गया है छोटी? ठीक कह रही हूँ भाभी। आपको याद होगा विवाह के 7 माह पूर्व मैं अचानक मौसी के पास बरेली चली गई थी। फिर वहीं एक अंधेरे बंद कमरे में मैंने इला के जन्म की प्रतीक्षा की थी। ईश्वर की कृपा से समय से पूर्व ही उसने जन्म देकर मुझे मुक्ति दे दी। आपको याद होगा मेरा घूंघट उठाते ही आपने कहा था, अरे तेरा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ गया? उफ, कितना बड़ा झूठ बोल गई थी मैं। परिस्थितियों को मैंने किस अपूर्व छल बल से तोड़ मरोड़ कर लिया था। फिर जैसे कोई चतुर दस्यु लोहे की मोटी मोटी छड़ों को तोड़ मरोड़ भीतर घुसपैठ कर लेता है, वैसे ही मैंने 100 दलीलें पाकर कभी आश्वस्त ना होने वाले भाभी के शक्की स्वभाव की अर्गला को लपक कर खोल दिया। विवाह के पूर्व सन्नीपात ज्वर का आभास पाते ही पिताजी ने मुझे मौसी के पास बरेली भेजा, किंतु मेरी उस यात्रा के पीछे किसी कलंक की कालिमा नहीं थी। मौसी मिशन अस्पताल में डॉक्टरनी थी और मेरे पीले चेहरे के पीलेपन में कुछ मामी भाभियों द्वारा पोती गई हल्दी का काला कौशल था, कुछ सन्नीपातजन्य रक्तहीनता। बेशरम, भाभी बोली। उनका रक्तचाप उनके गोरे चेहरे पर अबीर बनकर फैल गया। उसी आवारे से शादी क्यों नहीं कर ली तूने? अब इस हवेली में आई किस दुस्साहस से? क्योंकि कैकई को मंत्रणा देती उपजा मंथरा ही जैसे उछल कर मेरे जिह्वा पर बैठ गई। मैं उससे विवाह भी करती तो इसी हवेली में आना पड़ता, फिर मैं उससे विवाह कर भी नहीं सकती थी। क्यों? भाभी के प्रश्न की हिस्टेरिकल गूंज से मंदिर का घंटा भी लग रहा, क्योंकि उसका विवाह हो चुका था। उसके प्रश्न के तीव्र स्वर की नींद को मेरे उत्तर का कोमल गांधार एक बार पागल बना गया। किसी दुर्दांत बालक द्वारा चुराई गई कोकिल के किसी खींचे स्वर की इस बार तीव्रतम होती। इससे उन्होंने सांस रोक कर पूछा, आपसे कहकर मैंने आंखें मूंद ली। सफेद पर्दे रौदार चेहरे की क्षणिक दीर्घा देखने का मेरा उत्साह स्वयं ही तब से बुझ गया। जब आंखें खुली
कालिंदी भाभी पागलों की भांति शून्य दृष्टि से मुझे घूर रही थी। मेरे प्रति जेठ जी का अनोखा लाड विवाह के पूर्व मुझे बचाने को हामी कई भाभी बुझा। छुट्टियां बढ़ाने का दुलार भरा आग्रह, और आज अचानक उनका जघन्य बन गया अपराध। मेरे अतुल के प्रति उनका अनन्य प्रेम, ये सब तथ्य मेरे पक्ष को सबल बनाने थे। संभ्रांत परिवारों से आए शिष्ट गवाहों की भांति मुझे घेर कर खड़े हो गए थे। छोटी अथाह चल राशि में डूबती भाभी सहसा तिनका पा गई। मेरा हाथ अपनी गोली गुदगुदी हथेली में थाम कर उन्होंने शीतल सद्य अभिषेक शिवलिंग पर धर दिया। इनकी शपथ खाकर क्या छोटी, ये सब सच है। मैं एक पल के लिए झिझकी। संस्कारशील चित्त ने हथेली हटाने की चेष्टा भी की, किंतु घाघ भाभी ने हाथ कसकर दाबा था। हाँ भाभी, सच है, मैंने कहा। उन्होंने फिर एक शब्द भी नहीं कहा। घर पहुंचते ही जेठ जी द्वार पर मिल गए। अरे छोटी, आज तुमने दोबारा चाय नहीं पिलाई तो तृप्ति ही नहीं हुई। बनाओ तो एक प्याला बढ़िया चाय, उन्होंने हंसकर कहा। कालिंदी भाभी उन्हें आग्नेय दृष्टि से भस्म करती भीतर चली गई और फटाक से अपने पलंग पर लेट गई। मैं स्टोव को जलाकर जेठ जी के लिए चाय बना रही थी कि हंसती हंसती मालिनी भाभी आ गई। क्यों री, लगता है कुछ गहरा मजाक कराई है। वाह भाई, मान गए तेरी बात, तूने बीरबल को भी हंसा दिया। चाय उबली भी नहीं थी कि जेठ जी भागते भागते आए। लगता है कालिंदी को रक्तचाप का बेड़ब दौरा पड़ा है। वो तो एकदम बेहोश सी पड़ी है, आंखें ही नहीं खुलती। उनकी आंखें फिर सचमुच ही नहीं खुली। देखते ही देखते 3-4 डॉक्टर आए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। किसी आकस्मिक उत्तेजना से दिमाग की नली फट गई थी। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, या तो फिर प्राण हरेगा या वाणी। भगवान करे ऐसा ही हो, मैं मनाने लगी। मेरे कल मुहे घातक मजाक की मेरे देवतुल्य जेठ जी से भाभी कभी कोई कैफियत न मांग सके। पर बिना किसी से कैफियत मांगे ही कालिंदी भाभी मन का समस्त अव्यक्त आक्रोश मन ही में लिए रात के ठीक 10 बजे चली गई। ऐसी आकस्मिक मृत्यु के लिए मैं प्रस्तुत नहीं थी, पर सच पूछो तो वो गई ही नहीं थी। तब से नित्य रात आधी रात मेरी छाती पर चढ़कर कहती हैं, तूने झूठी शपथ खाकर मुझसे मेरा पति छीना, अब तुझे भी पति का सुख नहीं भोगने दूंगी। जब जब अच्युत मेरे पास आते हैं वो साथ रहती हैं। वो देख, अब मैं कहाँ छुपी हूं, कहाँ। व्याकुल होकर वो मुझसे लिपट गई। मैं घबरा गई। अभी तक तो ये अच्छी भली थी, अब हजरतगंज के भीड़ भरे चौराहे पर कार में थप थप कांपती मुझसे लिपटी अपनी इस विचित्र संगिनी को लेकर मैं कब तक बैठी रहूंगी। सहसा एक क्लांत कंठस्वर सुनकर मैं चौंक उठी। कितनी परेशान कर डालती हो तुम शुभ्रा। उसने शायद पहले मुझे नहीं देखा, फिर देखते ही नम्र स्वर में बोला, क्षमा कीजिएगा, असल में घंटे भर से इन्हें ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया हूं। मैं चलूं शुभ्रा, मैंने कहा, और वो जैसे काठ बन गई थी। कार के कांच पर खड़ी भावनाहीन दृष्टि
और कठोर मुख मुद्रा। मैं सहम कर उतर गई। चलिए आपको छोड़ दूं, उस सौम्य कृति प्रौढ़ ने कहा। नहीं, आप चिंता ना करें, मैं रिक्शा कर लूंगी। पर वो कार को लॉक करके मेरे साथ साथ चलने लगा। आप शायद शुभ्रा को पहले से ही जानती हैं। जी हाँ, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। क्या उसने आपको पहचान लिया? आप देख ही रहे हैं, 4 साल से इसका यही हाल है। 4 वर्ष पूर्व हमारे गृह में एक अप्रिय घटना हो गई थी। 1 अप्रैल को ये न जाने मेरी बड़ी भाभी से मजाक कर बैठी। वो रक्तचाप की मरीज थी। हो सकता है उन्हीं के रोग ने उनके प्राण ले लिए हों। पर इसके मन में तो यही शैतान घुसा रहता है कि इसी के मजाक ने उनके प्राण ले लिए। देश विदेश घुमा लाया हूं। एन ऑर्बर के स्टोर फ्रंट क्लिनिक तक ले जा चुका हूं, जहां वो मनोविज्ञान के धुरंधर पंडित कैसे कैसे विकट उन्माद रोगियों को साध लेते हैं। यहां भी नूर मंजिल का नाम सुनकर ही ले आया था, पर हर विशेषज्ञ उसी मजाक का सूत्र पकड़ना चाहता है। कैसा मजाक था, क्यों किया था, आदि आदि। मैं क्या बतला सकता हूं? ना मुझे कुछ पता है, ना मालिनी भाभी को। ये तो कुछ बतलाती नहीं। जब जब मुझे देखती है ऐसी ही काठ बन जाती है। आपसे तो कुछ नहीं कहा इसने? मैं चुप थी। अदृश्य शिवलिंग को साक्षी बना क्या इस बार मुझे झूठी शपथ खानी होगी? एक बार उस मजाक का रहस्योद्घाटन कर देने पर क्या ये संभव नहीं था कि कालिंदी भाभी का छोटा देवर भी उसी निर्मूल संदेह का शिकार बन जाए? नहीं, मैंने कहा। मुझसे तो उसने कुछ भी नहीं कहा। ओह धन्यवाद, मैं उसे जानता हूं। वो कभी कुछ नहीं बताती। और बेचारा सिर झुकाकर चला गया। फिर एक बार मैंने मुड़कर देखा। कार का द्वार खोलकर वो चालक की सीट पर बैठ गया था। उसे देखते ही पीछे बैठी शुभ्रा एक बार फिर काठ बन गई थी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर ऐंठ दी हो। क्या पता कालिंदी भाभी की प्रेत छाया, उसका मुंह दाब उस क्षण भी उससे कह रही हो, तुझे पति सुख नहीं भोगने दूंगी शुभ्रा। तूने झूठी शपथ खाकर मेरा पति छीना है ना। कहानी समाप्त। शपथ, शिवानी।